Okay, in your past papers, you will find there is a question related to the prism, right? The triangular glass medium like this, right? This is prism. And let's suppose if we consider it, so you will get like a straight picture of it, but no worries if you are getting this type of picture. So basically, this is called prism. It is already mentioned over here. Basically, what happens, we know that in white light, there are seven different colors, right? We know that if we are using a white color light, so in white color light, there are seven different colors. And the sequence of those seven colors is also important, right? And sequence is also very simple. आप उसे इस टर्म से याद कर सकते हो, विबग्योर, and it means violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and finally red. So this is the sequence of the colors. That is also called a rainbow color. So basically in white light, there are seven different colors. And to split those seven colors, or like to split white light into seven different colors, we use this instrument which is called prism, right? तो प्रिज्म की हेल्प से आप बड़े सिंपली जो है वो व्हाइट लाइट को सेवन कलर्स में, जिसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, उसमें आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली इस प्रिज्म में ऐसा स्पेशल क्या हो रहा है कि जिसकी हेल्प से जो है वो आप इसे स्प्लिट अप कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस प्रिज्म की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि जब लाइट किसी डेंस मीडियम से पास होती है तो वो बेंड होती है, राइट। तो इसी तरह से जब व्हाइट लाइट एंटर कर रही होगी, ठीक है, अभी आप क्वेश्चन को इग्नोर कर दो, ठीक है, क्वेश्चन को आप छोड़ दो, अभी आप यही कंसिडर करो कि दिस इज व्हाइट लाइट, ठीक है। जब व्हाइट लाइट एंटर होगी तो अब उसमें सेवन डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। अब जो सेवन डिफरेंट कलर्स होंगे वो अलग अलग पॉइंट्स पे जो है वो आपको मिलेंगे, स्प्लिट अप होंगे, ठीक है। और एक चीज आप और नोटिस कर रहे होगे यहाँ पर कि प्रिज्म की एक साइड पर डेप्थ कम है और प्रिज्म की दूसरे एंड पर डेप्थ काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जब डिफरेंट डेप्थ से लाइट पास होगी तो सब कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट रेंज और फ्रीक्वेंसीज होती हैं, राइट। ये चीज हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके थे हम, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने डिस्कस कैसे किया था। लाइट्स के सेक्शन में हमने डिस्कस किया था। दिस इज प्रेशर, में भी नहीं था, हाँ। तो यहाँ पर हमने बेसिक डिस्कस किया था, और लाइट जो है वो लाइट, सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की। तो जो सीक्वेंस आपको मिलता है उस सीक्वेंस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इन सेवन कंपोनेंट्स में, राइट। So basically in this component you can see when we are moving towards red color, so red color की wavelength greater होती है,
और वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम, एंड वेवलेंथ मीन्स द लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव। सो इन दिस वे आपको ये चीज पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होती है, ठीक है, उसकी वेव का साइज बड़ा होता है, और वॉयलेट की सबसे कम होती है, सबसे शॉर्टेस्ट होती है अमंग ऑल दीज 7 कलर्स। लेकिन वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, यानी इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होती हैं, और रेड कलर की जो है वो फ्रीक्वेंसी सबसे लेस होती है इन 7 कलर्स में से। ठीक है, तो अगर एक वाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है, ये लेट सपोज इंसिडेंट रे जो आपके पास एंटर हो रही है, और एंटर होने के बाद इसमें रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, ठीक है, लाइक दिस। एंटर होने के बाद लाइट बेंड होगी। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स अलग अलग जो है वो स्प्लिट अप होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो रेड कलर है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिल गया, लेट सपोज आप इसको रेड कलर कंसिडर कर लो, दिस इज रेड कलर। ठीक है, रेड कलर यहाँ से आके और फिर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और जो वॉयलेट कलर होगा, वॉयलेट कलर आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है ना, तो वो आपको रेड से डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है, तो जब भी प्रिज्म की बात होगी ना, तो आपने सेंटर में ये चीज शो करनी है, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो आपने डिस्पर्जन शो करना है लाजमी। ठीक है, तो लाइट जब एंटर होगी, अब आप देखो कि जब लाइट एंटर कर रही थी तब ये वाइट लाइट थी, दिस इज कम्प्लीटली अ वाइट लाइट। ठीक है, और वाइट लाइट जब एंटर हुई तो आप देखो कि वो कलर्स में स्प्लिट हो गई। ठीक है, और कलर्स में स्प्लिट होने का मतलब ये है कि आपको रेड कलर यहाँ मिलेगा, और रेनबो सीक्वेंस आप फॉलो करो, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो, और वायलेट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, जी कोई क्वेश्चन? आप, Sir, what is dispersion? yes, basically when light, white light enters into the prism and it splits up into the 7 different colors, so that is called dispersion। ठीक है, Okay, sir. अच्छा, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जब रे डायग्राम ड्रॉ करने को आती है, ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस में भी देख लेंगे, जैसे ये भी एक क्वेश्चन था, लेकिन अभी फिलहाल हमने इसमें एक्सप्लेनेशन कर ली। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो डिस्पर्जन को बना नहीं पाते। ठीक है, वो डिस्पर्जन्स को ड्रॉ ही नहीं करते। और ये डिस्पर्जन ड्रॉ करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने वेटिंग रूम सॉरी देखा नहीं, तो अभी आप मैसेज आपका रिसीव हुआ। तो बेसिकली अभी हमने बस प्रिज्म को डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है, और उससे पहले अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि पहले ए लेवल्स की क्लास हो रही थी तो वह एंड हुई, तो मैंने वेटिंग रूम सॉरी चेक नहीं किया। तो प्रिज्म के बारे में बस अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो प्रिज्म में बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जब व्हाइट लाइट एंटर होगी प्रिज्म में, वो डिस्पर्स होगी, डिस्पर्स होने का मतलब है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, और जिस तरह रेनबो होता है, रेनबो भी बेसिकली इसीलिए बनता है। अब रेनबो क्यों बनता है हमारी डेली लाइफ में, जैसे हम देखते हैं वहां तो प्रिज्म नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब रेनी सीजन होता है तो एटमॉस्फेयर में
काफी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है। अब वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होता है, एक लेयर्स मतलब हमारे एक एटमॉस्फेयर में बन जाती है। ठीक है। और जब एक एटमॉस्फेयर में लेयर बन जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब सनलाइट एंटर कर रही होगी एटमॉस्फेयर में तो वो उस लेयर से पास होगी। और जब लेयर से पास होगी तो वहां पर भी सेम फिनोमिना होगा। ठीक है, मीडियम चेंज होगा क्योंकि एयर है नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन एयर के साथ लिक्विड आ गया तो लिक्विड एक डेंस मीडियम आ गया। ठीक है, तो जब लाइट एयर से डेंस मीडियम में जाएगी जिसको हम लिक्विड कह रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एक वेपर्स की लेयर बन गई। ठीक है, तो लाइट उसमें एंटर होने के बाद जो है वो स्प्लिट होगी 7 कलर्स में। तो वो रेनबो भी आपको इसीलिए नजर आता है कि जहाँ पर वो मतलब एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पर वो लेयर बन रही होती है, तो लाइट जब वहां से पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होकर आपको रेनबो नजर आता है। ठीक है। और नॉर्मली भी जो है वो ये प्रिज्म से हो सकता है। अच्छा, ये प्रिज्म से ही क्यों हुआ? हमने जब इससे पहले ये एग्जांपल्स डिस्कस की थी ग्लास की, इसमें हमें ये क्यों नहीं मिला? ठीक है। अब इसकी लॉजिक है, जिस तरह अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि आप इसकी डेप्थ देखो। यहाँ पर जो इसकी डेप्थ है वो डिफरेंट है, यहाँ पे इसकी थिकनेस डिफरेंट है, और वहाँ ऊपर आप देखो तो वहाँ उसकी डेप्थ अलग है। ठीक है। तो डेप्थ चेंज होने की वजह से क्या होगा, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसने पढ़ा था उसे याद होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये होता है, वो आपको बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइन बनाए, और नॉर्मल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्लू लाइन ये नॉर्मल होती है, दिस इज नॉर्मल। और नॉर्मल लाइन हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर बनती है यानी 90 डिग्री पे। ठीक है। तो जहां भी सरफेस होगा उसके आप बिल्कुल एक 90 डिग्री पर एक लाइन बना दो, आपको नॉर्मल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये सरफेस है, इसके मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन अगर ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल है इसका। ठीक है। और नॉर्मल आपको हेल्प करता है एंगल मेजर करने के लिए। तो जो हमारा एंगल होगा वो हमेशा इस नॉर्मल के साथ मेजर किया जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है। और लाइट कितना बेंड हो रही है वो एंगल आपको रिफ्रैक्शन बताएगा। ठीक है। अब आप ये देखो, पर्पल का रिफ्रैक्शन एंगल कम है लेकिन रेड का रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा होगा। ठीक है। तो सब कलर्स का जो रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो कि वाइट लाइट स्प्लिट अप into 7 colors because of वेरिएबल या चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच कलर। ठीक है। तो हर कलर की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था। तो सबकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से आपको हर लाइट इंडिविजुअल मिलेगी स्क्रीन पर, और तभी वो रेनबो कलर भी आपको दिखेगा, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई चीज़ ऐसी जो दोबारा पूछनी हो तो वो आप क्लियर कर लो। ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हाइट लाइट एंटर होती है, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, और 7 कलर्स में स्प्लिट होने का रीजन ये है क्योंकि सब लाइट्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपनी वेवलेंथ है। और रेड सबसे पहले आएगी, मतलब टॉप पर आएगी। अभी तो प्रिज्म इन्वर्टेड बना हुआ है, अगर आप इसको इन्वर्ट दोबारा कर दो तो रेड आपको ऊपर मिलेगी। अभी रेड नीचे है लेकिन रेड ऊपर होती है, क्योंकि जब प्रिज्म को स्ट्रेट रखा जाता है ट्रायंगल फॉर्म में जिस तरह पिरामिड्स होते हैं, तो रेड ऊपर आएगी टॉप पर।
और रेड सबसे पहले इसलिए मिलती है क्योंकि रेड की वेवलेंथ ग्रेटर है। ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ ग्रेटर है, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, वो सबसे लास्ट में मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रिज्म का। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस याद होना जरूरी है रेनबो का। रेनबो का सीक्वेंस याद होगा तो जब वो आपसे कोई कलर की बात करेंगे तो आपके माइंड में होगा कि ये कौन सा कलर है और ये कहाँ पर आएगा, मतलब ये रेड के क्लोज होगा, वॉयलेट के क्लोज होगा, या क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्रिज्म का और कोई क्वेश्चन जो है वो अगर आता है तो किस तरह से आता है। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी एक और क्वेश्चन भी प्रिज्म का कहीं देखा था। एक्चुअली 2023 में जो सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो तब उन्होंने प्रिज्म का क्वेश्चन दोबारा ऐड किया था। ठीक है, मतलब उससे पहले थोड़ा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा आते नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, तो बहुत कम क्वेश्चंस आपको इसके मिलते हैं। ठीक है, देखो इतने सारे क्वेश्चंस गुजर गए, लेकिन अब आया प्रिज्म का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। फिगर 7.1 शोज अ रे ऑफ ग्रीन लाइट। ठीक है, अब ग्रीन लाइट की बात हो रही है, तो सीक्वेंस में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको सीक्वेंस सोचना ना पड़े। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है कलर्स का। तो अब ग्रीन की बात हो रही है तो ग्रीन बिल्कुल मिड में है। ठीक है, और वॉयलेट से भी अगर आप देखो, रेड से देखो, ये बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो ग्रीन लाइट इमर्ज हो रही है प्रिज्म से। आपने क्या करना है, ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ द पाथ ऑफ ग्रीन लाइट एंटरिंग एंड पास थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, कि वो एंटर हुई और वो वहां से आउट हुई, ये आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ग्रीन कलर जो है वो मिड में है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर रेड कलर आएगा और इसके नीचे वॉयलेट कलर आएगा। ठीक है, ये उनके मिड में होगा। ठीक है, तो लेट सपोज व्हाइट लाइट जो है वो यहाँ से एंटर हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्रीन मिड में जाएगी, तो यहाँ से लाइट एंटर हुई। ठीक है, और हम क्योंकि ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन आप यहाँ पे मैच कराओगे उसे इसके साथ। ठीक है, क्योंकि लाइन कंटिन्यूसली बेंड होती है, तो आपके पास एंगल जो है वो डिफरेंट ही मिलेगा आपको हर जगह। ठीक है, आप ये देखो, येलो लाइट स्ट्रेट जा रही थी लेकिन वो बेंड हो गई, ग्रीन जा रही थी फिर वो थोड़ा और बेंड हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास इसका पाथ आ गया। और अगर आप इस स्पेक्ट्रम यानी डिस्पर्शन को पूरा बनाओगे, तो रेड लाइट जो है वो आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, और वॉयलेट लाइट आपको इसके बॉटम में मिलेगी। तो जब प्रिज्म बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट होता है तो इस तरह से आपके पास लाइट रेज बनती हैं। अच्छा, एग्जाम में कलर्स जरूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने कलर खुद लिख दिया। ठीक है, मैं तो इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ना ताकि आपको बाद में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इजी हो जाए। आपने जो है वो ब्लैक ही यूज करना है या ब्लू कलर ही यूज करना है, जो भी पेन आप, सॉरी, डायग्राम पेंसिल से हमेशा ड्रॉ करनी है आपने, तो आपके पास ब्लैक कलर ही होगा। ठीक है, तो आपने कलर पेंसिल यूज नहीं करनी क्योंकि वो स्कैन होते हैं आपके पेपर्स, तो फिर स्कैनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें फिर आपके पास जो है वो
अगर स्कैन नहीं हुआ वो कलर तो फिर वो मार्क्स सारे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक कलर होगा ब्लैक, आपने उसी से ड्रॉ करना है, इसलिए उन्होंने एक ही कलर दिया आपको, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अलग अलग कलर्स, अगर वो अलग कलर्स देंगे ना तो वो आपको बोलेंगे आप ये सिंबल लिख दो इसके आगे, जैसे ग्रीन के आगे जी लिख दिया तो वो पता चल जाएगा ग्रीन है। सही है, तो आपको कोई कलर पेंसिल्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है एग्जाम में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ग्रीन लाइट मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मोनोक्रोमेटिक कहते ही उसे जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ हो। अच्छा, जब तक व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की रेंज होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें रेड भी है उसमें वॉयलेट भी है। लेकिन जब सब स्प्लिट हो जाते हैं तो स्प्लिट होने की वजह से सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सिंगल सिंगल हो जाती है। सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, हाँ, वेव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वेव की एक प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, तो वेव प्रॉपर्टी का मतलब ये कि जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये सारी वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं, इस टर्म में आपने बताना है। ठीक है, तो बाकी पार्ट तो इजी है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये कि हमें प्रिज्म वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा आप लाइट में बताओ जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा था, तो हम उसका क्वेश्चन जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। मतलब लेंसेज का टॉपिक आपको टिपिकल लग रहा है, या जो रे डायग्राम्स ड्रॉ करनी होती है उसका टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मुझे बताओ, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो वाले क्वेश्चंस। सर लेंसेज वाला। लेंसेज वाला कर लेते हैं, ठीक है। और लाइंस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो हम लेंसेज करते हैं फिर। पहले हम लेटेस्ट में से ढूंढते हैं क्वेश्चन। ये वाला हम कर चुके थे, ये वाला भी कर चुके थे। और लेंसेज ये भी कर चुके थे। अच्छा, ये तो खैर इजी है, हम फुल डायग्राम देखते हैं, ये वाली। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है वो एक फुल स्केल डायग्राम है। अच्छा, एक अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, उसमें कोई ऐसी स्केलिंग नहीं थी, वो एक जनरल सवाल था। ठीक है, एक होता है फुल स्केल। फुल स्केल का मतलब ये कि उसकी मेजरमेंट्स आप एक्यूरेटली कर सकते हो। ठीक है, एक फुल स्केल डायग्राम है और एक नेल है उसकी, आप डायग्राम देख सकते हो, उसकी पोजीशन देख सकते हो। और एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस पता है आपको, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और लाइन एल रिप्रेजेंट्स द लेंस, तो ये सेंटर में जो लाइन है ये लेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये हमें चीज पता है पहले से कि स्ट्रेट लाइन को भी लेंस हम कंसिडर करते हैं, डायग्राम में इजी हो जाता है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ नोटिस कर रहे होगे कि ये 5 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो 5 स्मॉल यूनिट्स को काउंट करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का मतलब कितने बॉक्सेस कवर होंगे? 1.5। 1.5। ओके, अच्छा,
5 boxes, बेसिकली 5 स्मॉल बॉक्सेस की बात हो रही है, तो मैं उसे यूनिट्स लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम बड़े बॉक्स की बात कर रहे हैं छोटे। Sir, ठीक है can आप। you go up? Okay. ठीक है, तो 5 यूनिट्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपने जो आंसर बताया वो बड़े बॉक्सेस का बताया होगा, क्योंकि बड़े बॉक्सेस को हम काउंट करते हैं 10 यूनिट्स कंबाइन करके। ये जो डार्क लाइंस आपको नजर आ रही है ये एक कंप्लीट लार्ज बॉक्स होता है। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि अगर हम स्मॉल यूनिट्स की बात करें तो 15 यूनिट्स का। 15. बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें यूनिट्स कह लेते हैं ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन लार्ज बॉक्सेस की बात कर रहा है कौन स्मॉल। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारी फोकल लेंथ यहाँ बनेगी। ठीक है, और इसे हम डबल कर दें तो यहाँ पर 2f होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर f और यहाँ पर 2f। अच्छा, ये आपके पास जो केस है ये सेम अगेन वही केस आया है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था। ठीक है, हाँ बेसिकली मैंने मार्क इसलिए किया क्योंकि उन्होंने लिखा था कि फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ से आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, और ये कंप्लीट एक लार्ज बॉक्स 10 का होता है। तो 15 बॉक्सेस काउंट करके मैंने एफ मार्क कर दिया, फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, और 15 बॉक्सेस और काउंट किए तो 2f हो गया, और वही 15 वाला फॉर्मूला मैंने दूसरे एंड पर भी अप्लाई कर दिया। तो आपके पास दोनों तरफ की फोकल लेंथ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है। हाँ मैं ये कह रहा था ये जो केस है ये आपके पास फिर से वही केस है वर्चुअल वाला। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है बिटवीन एफ एंड लेंस। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन में भी देखो एफ और लेंस के बीच में है। तो इससे आपको ये हिंट मिल जाती है कि डायग्राम ऐसी बनेगी। और ये हम तीसरी बार क्वेश्चन कोई कर रहे हैं कि जिसमें आपसे यही चीज दोबारा पूछी जा रही है। मतलब ये वाला केस जो है वो बहुत कॉमनली पूछते हैं क्योंकि इसमें वर्चुअल बनती है, तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब आप जो है वो उसकी रे डायग्राम जो बनाओगे वो सिंपल है। एक आप पैरेलल लाइन बनाओगे जो कि हमेशा फोकस से पास होती है। ठीक है, और एक जो है वो मिडल से पास होगी बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना कहीं डेविएट हुए। ठीक है, ये हो गई आपके पास रे डायग्राम। अब आप ये देखो ये सेम वैसी बनी है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। और अब हम इसमें देखते हैं पहले करना क्या था। उन्होंने कहा है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्स वाई आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द लेंस, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द लाइट आफ्टर इट पासेस थ्रू द लेंस। पहले डिस्क्राइब करना है। उन्होंने कहा है रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्स वाई। अच्छा, एक्स वाई ये सेंटर वाली लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी एक्स वाई के, ठीक है, और लेंस से जब वो पास हो जाएगी तो जो होगा वो आपने पहले डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन तो बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे व्हेन पैरेलल लाइट रेज passes through the lens, it bends and travel
through the principal focus on the other side of the lens. ठीक है, तो पैरेलल लाइन जब भी पास होती है, और ये डिस्क्रिप्शन भी हमने लिखी थी, ठीक है, जब हमने तीनों लाइट रेस के बारे में लिखा था कि लाइट रेस कैसे कैसे पास हो सकती है, तो उसमें भी ये डिस्क्रिप्शन हमने मेंशन की थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑन फिगर 7.1 मार्क एंड लेबल विद एफ ईच ऑफ टू प्रिंसिपल फोकसेस। ठीक है, हमने ऑलरेडी दोनों को मार्क कर दिया। ठीक है, इसे मैं कैपिटल एफ कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कैपिटल एफ कहा है, तो हम इसे कैपिटल एफ कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं द स्मॉल नेल एल of height 1.2 centimeter is positioned 2 centimeter to the left of the lens. By drawing on figure 7.1, find the position of the image I and add image I to the diagram. ठीक है, अब आपने जो है वो उसकी इमेज डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम हाफ तो ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें पता है लाइट रेज मर्ज नहीं हो रही, तो लाइट रेज को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक्सटेंड किया। प्रिंसिपल एक्सिस ये जो सेंटर में डार्क लाइन है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लाइट रेस आप देखो यहाँ पर आकर मर्ज हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इमेज हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये इमेज हो गई। अब उन्होंने कहा था आई से रिप्रेजेंट करना, तो हमने इसे आई से रिप्रेजेंट कर दिया, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, और एन जो है वो बेसिकली वो नेल थी। ठीक है, एन लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर आई इज अ रियल और अ वर्चुअल इमेज। तो रियल है या वर्चुअल? Virtual. वर्चुअल। Yeah. अच्छा, अब इसे वर्चुअल क्यों कह रहे हैं वो भी आपने बताने, तो पहले आप लिखोगे वर्चुअल। तो वर्चुअल बताने के दो रीजन होते हैं। सिंपल तो ये होता है कि स्क्रीन पर इमेज नहीं बनी, क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उसकी दूसरी तरफ इमेज बननी चाहिए। जैसे प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में एक तरफ प्रोजेक्टर होता है, इमेज दूसरी तरफ बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। And the rays didn't intersect. जी बिल्कुल, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही थी वो लाइंस, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक मार्क है तो एक पॉइंट इनफ है। और अब वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस हम जो है लेंस का वो कहाँ यूज करते हैं, इस तरह से। तो ये चीज भी हमने लिखी थी कि हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास।